हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो उसके रिगार्डिंग सर कुछ वीडियो डालिए। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य से मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बीपीएससी से, और ख़ास करके जब मगध साम्राज्य के अंदर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे महावीर, महात्मा बुद्ध, आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यूपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसा कि सक्षम क्लासेस, मेरा नाम संतन कुमार हुआ और मैं करंट में भी मेवाड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि क्वालिफिकेशन मेरा देख सकते हैं, मैंने बीटेक एलएलबी एमए एलएलएम किया है और गेट और नेट दोनों क्वालिफाई हूँ। उसके बाद बीपीएससी और जेपीएससी से रिलेटेड 4 टाइम्स मेंस दिए और 2 टाइम इंटरव्यू भी फेस किए दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों महाजनपद काल। तो दोस्तों आप देख सक रहे हो कि महाजनपद काल में हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य दोस्तों प्राचीन काल में आज का बिहार है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य तो आज खास करके बिहार का इलाका है। और बाद में आप देखोगे जब अशोक के काल में दोस्तों आते आते लगभग आप दक्षिण भारत से लेकर पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक के साम्राज्य फैल जाता है। आप देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर अखंड भारत का जो संकल्पना है इन्हीं के द्वारा रखा जाता है। तो आज इमेज में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब सवाल उठता है जो महाजनपद है, तो महाजनपद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हम बोले हमारा मगध साम्राज्य है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य। तो आखिर सवाल है कि पीरियड कब का है दोस्तों, तो 6th सेंचुरी बीसी, मतलब आप कह सकते हो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। तो दोस्तों इसका आप देखोगे जब हमारा जो वैदिक पीरियड है, तो वैदिक पीरियड जब हम लोग पढ़ रहे थे या वैदिक युग दोस्तों, तो वैदिक युग 2 भागों में बटा हुआ है। एक है दोस्तों पूर्व वैदिक काल और एक है दोस्तों उत्तर वैदिक काल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो दोस्तों अर्ली वैदिक एरा में आप देखोगे कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का काल है। और ये जो उत्तर वैदिक है दोस्तों, ये आपका 1000 बीसी से 600 बीसी का काल है। तो अब सवाल है कि 600 बीसी के बाद कौन। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब पूर्व वैदिक काल है, तो पूर्व वैदिक काल में दोस्तों छोटा छोटा कबीला होता था, उसको जन बोलते थे। फिर इस कबीला थोड़ा बड़ा हुआ तो कहलाया दोस्तों जनपद। तो आप देखोगे पूर्व वैदिक काल में, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में दोस्तों देखोगे जन, और उत्तर वैदिक में ही दोस्तों हो गया जनपद। और जब 6th सेंचुरी बाद में आप देखोगे तो दोस्तों यही कन्वर्ट हो जाएगा महाजनपद में। मतलब जब यहां तक दोस्तों कबीलाई संरचना था, लेकिन जब साम्राज्य के रूप में, जब इसका अस्थायी सेना हो जाएगा, जब साम्राज्य के रूप में, जब इसका देखो कि प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र मजबूत हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विकास होगा। तो यही दोस्तों कहलाएगा महाजनपद। तो सवाल उठता है कि जो महाजनपद था, तो इस महाजनपद में आप देखोगे इस काल में भारत में लगभग 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों आप देखोगे कि टोटल 16 महाजनपद हुए हैं। 16 महाजनपद है। इस 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर है दोस्तों मगध। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, क्योंकि मगध साम्राज्य बाकी सभी साम्राज्य को दोस्तों, मतलब सभी महाजनपदों को जीत लेता है। आप देखोगे कैसे अंग को जीतेगा, फिर अंग के बाद वज्जी को जीतेगा, इधर अवंती को, अस्मक को, सूरसेन, पांचाल, कुरु, और अशोक आते आते दोस्तों आप देखो कि लगभग अफगानिस्तान तक फैल जाएगा मगध साम्राज्य। उसमें उसके अंदर में जैसे कलिंगावार वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल है कि 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कौन।
तो मगध। तो जब मगध इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य है तो खास करके मगध देख रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो कि मौर्य साम्राज्य आते आते तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ हो गया। हम अभी बोले कि 6 सेंचुरी बीसी मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब टोटल मेरा 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में आखिर एक सबसे ताकतवर कौन था? तो एक सबसे ताकतवर साम्राज्य दोस्तों मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य देखोगे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य आते आते पूरा लगभग दक्षिण भारत से लेकर दोस्तों अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों देखोगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अखंड भारत का जो संकल्पना दिए थे दोस्तों, यहीं से इंस्पायर था। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य आखिर इतना ताकतवर कैसे हुआ और मगध साम्राज्य कैसे उपलब्धि क्या था, आखिर मगध साम्राज्य ऐसा क्या दिया। तो आप देखो कि विश्व का सबसे महान प्राचीनतम साम्राज्य, विश्व का सबसे महान प्राचीनतम साम्राज्य में मगध साम्राज्य आता है दोस्तों, और उसके अंदर मौर्य साम्राज्य का भी चर्चा करेंगे। फिर आप देखोगे मगध साम्राज्य और क्या दिया, आप देखो कि मगध साम्राज्य के अंदर में देखो कि सबसे प्रथम गणतंत्र, सबसे पहला रिपब्लिक कौन है दोस्तों? तो आप पढ़ोगे लिच्छवी वज्जी, भारत का पहला गणतंत्र है। फिर आगे और क्या देखोगे, भारत का पहला आप देखो कि आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा, आप देख सकते हो। भारत का पहला मैकियावेली चाणक्य, भारत का पहला नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आप देखोगे ग्रेविटेशनल का खोज किसने किया? ब्रह्मगुप्त। फिर जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। फिर आप देखोगे विश्व का सबसे पहला सर्जन कौन है? तो सुश्रुत। फिर आप देखोगे पहला खगोलविद बराहमहीर। तो दोस्तों आप देखोगे पहला आयुर्वेदाचार्य तो चरक। तो आप दोस्तों देखो कि अगर मगध साम्राज्य में ऐसा क्या क्या अचीवमेंट है, थोड़ा देखते हैं। जो पहला आप देखोगे सबसे पान वर्ल्ड लेवल पर, मतलब पान वर्ल्ड कह सकते हो, बौद्ध पहला ऐसा धर्म और महावीर जो है दोस्तों की लगभग पूरे विश्व में फैला। आप देखो कि महावीर की धरती कौन है? मगध। महात्मा बुद्ध की धरती कौन है? मगध। आखिर मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? फिर आप दोस्तों देखोगे, अब इस पे आएंगे हम लोग। भारत का हम क्या बताएं, भारत का मैकियावेली, या फिर बोलो पहला ऐसा जो पॉलिटिकल साइंस का किताब किसके द्वारा लिखा गया? पहला राजनीतिज्ञ कौन है? तो चाणक्य, जो कि दोस्तों पूरा विश्व में ख्याति प्राप्त है। फिर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीनतम महान शासक। फिर और क्या है भाई इसमें, चाणक्य तो देखिए नहीं दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि भाई अर्थशास्त्र किन के द्वारा लिखा गया? तो चाणक्य के द्वारा। जो राजनीतिक किताब का राजनीतिक इतिहास बोल सकते हो या फिर राजनीतिक शास्त्र का पहला बुक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र किन के द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त बोल लो, कौटिल्य बोल लो, आगे देखेंगे हम लोग। फिर विश्व का सबसे पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था? तो पाणिनि। पाणिनि विश्व का पहला व्याकरण लिखे हैं, और इनका दोस्तों संस्कृत व्याकरण था ये, और इनका किताब का नाम था अष्ट अध्याय। एग्जाम में पूछता कि अष्ट अध्याय किनके द्वारा लिखा गया था? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। इसके अलावा और भी देखो व्याकरण की किताब देख, जैसे सूत्रकार यहाँ देख सकते हो, अष्ट अध्याय लिखे थे पाणिनि। फिर कात्यायन दोस्तों आप वर्ती का देख सकते हो, और पतंजलि का महाभाष। तो देख सकते हो दोस्तों व्याकरण का 3 किताब आप खास करके देख सकते हो कि 3 मुनि स्पेशल रचना किए हैं। फिर अशोक दोस्तों आप देख सकते हो कि विश्व का सबसे महान शासक तो कौन है दोस्तों? अशोक। तो आप देख सकते हो कि मगध साम्राज्य का उपलब्धि ये सब देख सकते हो। सुश्रुत दोस्तों ये भी मगध साम्राज्य का ही, मगध साम्राज्य में ही जन्मे हो। फादर ऑफ द सर्जन, मतलब आप कह सकते हो कि सुश्रुत जो पहला ऐसा थे जो चिकित्सक बोल सकते हो आप, विश्व का पहला शल्य चिकित्सा में निपुण थे, जिसने जीरो को खोज किया, आर्यभट्ट। तो मगध साम्राज्य का अचीवमेंट आप देख सकते हो। चरक संहिता, चरक के द्वारा। आयुर्वेदाचार्य देख सकते हो, भारत का पहला क्या, विश्व का पहला आयुर्वेदाचार्य। उसके बाद महान
आप देख सकते हो ज्योतिषी बोल लो, खगोलविद बोल लो, मैथमेटिशियन में भी इनका रोल रहा है बराहमहीर का। फिर अशोक सम्राट के द्वारा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण स्तंभ लेख, अभिलेख, अभिलेख के अंदर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये सारे इंपोर्टेंट जितने भी पॉइंट है, विश्व का प्रथम साम्राज्यवादी जो कि भारत का नेपोलियन जिनको कहा जाता है, आप देख सकते हो समुद्रगुप्त। फिर जहां महाबोधि मंदिर देख रहे हो, जहां अशोक के काल में बनाया गया, बाद में समुद्रगुप्त के द्वारा इसमें और थोड़ा सा निर्माण कार्य किया गया था, अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों। तो ये सारे चीज जितने हम लोग देख रहे हैं, मगध साम्राज्य का क्या है दोस्तों, अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ तिब्बत से, मलेशिया से, चीन से, श्रीलंका से, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यह छेचनी की मूर्ति देख सकते हो। मगध 6th सेंचुरी BC में दोस्तों पहला आहत सिक्का, सबसे पहले सिक्का ऐसा ही चलता था। आज जो सर्कुलर टाइप था, सर्कुलर नहीं था, आप देख सकते हो कि इरेगुलर शेप में है, आहत सिक्का, पंचमार्क जिसको बोलते हैं, इसका देन है दोस्तों। तो 6th सेंचुरी BC आप देख रहे हो। तो सवाल उठता है कि मगध साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण है, इतना महान है, तो इसके बारे में ओबियसली है कि क्वेश्चन बनता है। और हमारा प्राचीन भारत, जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य खास करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब मगध साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका पीरियड भी लगभग लंबा रहा है, तो आखिर देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कितने राजवंश आए। ये जो मगध साम्राज्य आज का देख लो कि जैसे बिहार का इलाका है, फिर आप बिहार में आप देखोगे कि थोड़ा सा यूपी टच कर रहा है, थोड़ा सा इधर आप आ जाओगे नीचे में झारखंड, बंगाल, पे धीरे धीरे तो अशोक के काल में पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक मगध साम्राज्य फैल जा रहा है, जो मौर्य साम्राज्य के रूप में। तो अब शुरुआत होता है यहाँ पर जब हिस्टोरिकल बात करेंगे कि आखिर ये जो मगध साम्राज्य है, तो मगध साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश आए हैं। सवाल उठता है कि आखिर मगध साम्राज्य इतना महान है, तो महान होने के पीछे इसमें किसी एक राजवंश का योगदान है कि अलग अलग राजवंशों का योगदान है। जैसे मान लें भारत में बात करते हैं, तो भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज आए, पढ़ते हैं। यूरोपियन आगमन में भी देखोगे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, डेनमार्क आए। तो भारत में भी अलग अलग वंश यहाँ पर अलग अलग यूरोपियन आए थे। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य में भी दोस्तों आप देखोगे कि अलग अलग राजवंश अलग अलग समय में यहाँ पर शासन किया है। तो इसका एक ट्रिक देखेंगे कि अभी तक कितने आया है। तो ट्रिक के माध्यम से आप देखोगे दोस्तों, इसको तो थोड़ा बाद में देखेंगे। तो आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे यहाँ पर मगध साम्राज्य का ट्रिक में अगर देखना चाहेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो। मान ली हमारा, अगर मान लें मैप बनाते हैं, तो भारत का मैप में जैसे ही मगध है, तो सवाल उठता है कि मगध में अब तक कितने राजवंश आए। तो आप देखोगे इसका दोस्तों एक ट्रिक है कि कितने राजवंश आए। हसीन मासूका, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। हसीन मासूका, मान ले मेरी मासूका बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम में देखोगे दोस्तों, लास्ट ईयर में देखा हूं, तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि मगध राजवंशों का क्रम के अनुसार सजाइए कि मगध साम्राज्य में अब तक कौन कौन राजवंश आए। तो आप देखोगे दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर हर्यक वंश है। हर्यक वंश सबसे पहले यहाँ शासन किया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश। इसके बाद सातवाहन भी आता है, लेकिन मगध से ज्यादा उसका दक्षिण भारत के तरफ, खास करके इधर पश्चिम भारत के तरफ, महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा विकास होता है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि मगध साम्राज्य में ऐतिहासिक रूप में दोस्तों कितने साम्राज्य आए हैं? 6। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। तो याद रख सकते हो
ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मोर, सु से सुंग और क से कनवस। इतने साम्राज्य आए और इसमें सबसे ताकतवर दोस्तों देखो कि मौर्य साम्राज्य है। जो कि हम बताएं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार अब दक्षिण भारत से दोस्तों अफगानिस्तान तक चला जाता है। तो मौर्य के समय में दोस्तों इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा इसका विस्तार हो जाता है कि आप अखंड भारत की संकल्पना मान सकते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल है कि हिस्टोरिकली रूप में हम लोग जिसका लिखित प्रमाण है, जैसे कि आप अंगुत्तर निकाय वगैरह में देख सकते हो, महाजनपोदक का उल्लेख है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारे पास एविडेंस है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो मगध में हर्यक वंश से पहले भी यहाँ पर देखा जाएगा कि बृहद्रथ वंश का शासन था। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर हम लोग देखना चाहेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो, हल्का सा मैं आपको बताना चाहूंगा। कहा जाता है कि यहाँ पर मगध साम्राज्य में, ये जो मगध साम्राज्य हमारा है, ये जो मगध साम्राज्य है, तो कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले यहाँ बृहद्रथ का शासन था। और बृहद्रथ का बेटा दोस्तों कौन था? तो जरासंध। ये जरासंध वही है दोस्तों कि जब आप महाभारत पढ़ोगे थोड़ा सा, या महाभारत में आप दोस्तों देखो कि ये कौन है? जरासंध है, जिसका भीम के साथ युद्ध होता है। भीम के साथ मल्लयुद्ध होता है, जहां भीम इनको हराते हैं। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर ये जो जरासंध है यहाँ पर मगध में है। आप इसको अगर थोड़ा सा मैप में लाएं तो ये जो मगध में कहा जाता है कि सबसे पहले बृहद्रथ था और इसी का बेटा था जरासंध, जो कि कंस का ससुर था। कंस का ससुर था। वही कंस दोस्तों श्री कृष्ण के मामा, उसी का ही ससुर था। और इसका एक दोस्त था चेदी में, आप देखोगे कि चेदी में इसका एक दोस्त था जिसका नाम था शिशुपाल। वही शिशुपाल दोस्तों जिसका हत्या श्री कृष्ण करते हैं। आप देखो कि बोलते हैं कि 100 गाली के पहले तक माफ है। जैसे ही शिशुपाल 100 गाली श्री कृष्ण भगवान को देते हैं तो अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ का था? शिशुपाल चेदी का था। और इस समय मगध में किसका शासन है दोस्तों? तो बृहद्रथ का बेटा जो जरासंध है, जो कंस का ससुर होता है। इसीलिए दोस्तों देखो कि श्री कृष्ण से जरासंध का दुश्मनी होता है यहीं से ही, क्योंकि कंस का वध करते हैं श्री कृष्ण, तो जरासंध का दुश्मनी यहीं से होता है। और इसीलिए कृष्ण और जरासंध के बीच में जो युद्ध होता है, तो आप देखो कि कृष्ण जरासंध को हराने के लिए भीम का सहारा लेते हैं। तो भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध होता है, जिसमें क्या करते हैं कि भीम जरासंध का जंघा फाड़ के और विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि मगध में सबसे पहले किसका शासन था। तो दोस्तों हिस्टोरिकल में ही थोड़ा सा महाभारत का है, लेकिन आप एविडेंस का बात करोगे तो एविडेंस रूप में सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग हर्यक वंश का। तो अब थोड़ा जरासंध का अगर स्टोरी देखना चाहोगे तो कहा जाता जरासंध के बारे में कि ये 2 माह से पैदा हुआ था, अलग अलग 2 टुकड़ा हुआ था। कहा जाता है कि 2 माह से पैदा हुए थे और 2 अलग अलग टुकड़ा को एक जादूगरनी क्या की थी? जोड़ दी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया था जरासंध। तो दोस्तों एक जादूगरनी इसको जोड़ती है, तो जोड़ने के कारण जब भी कोई इसको बीच से फाड़ देता है तो वापस में क्या होता है? जो दोस्तों जुट जाता है। इसीलिए भीम जब इसको आपस में फाड़ देते हैं तो ये जुड़ जाता है मल्ल युद्ध में। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप इनको फाड़ने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में इसको फेंक दो। तो ये जो जरासंध का स्टोरी थोड़ा सा देखोगे, आप देख सकते हो कि मल्ल युद्ध में किस प्रकार से भीम इसको हरा रहे हैं। यहाँ देख सकते जरासंध की रणभूमि, बैटल ऑफ द जरासंध, बिहार में। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हालांकि ये जानने के लिए कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले किसका शासन था, तो बृहद्रथ और उसका बेटा जरासंध। अभी देख सकते हो कि श्री कृष्ण के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कैसे भीम के माध्यम से जरासंध को श्री कृष्ण हराते हैं।
लेकिन हम लोग को दोस्तों असली पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जहाँ से बीपीएससी में सवाल पूछा जाएगा या फिर यूपीएससी में, कोई भी स्टेट पीएससी में। तो हमारा जो असली सवाल दोस्तों जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश हुए, उनको आप क्रम से सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हर्यक वंश, उसके बाद हमारा सीरीज जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। तो अब सवाल उठता कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। मगध में सबसे ताकतवर राजा हुए हैं बिंबिसार, जिनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जैसे कि अंगुत्तर निकाय से आप देख सकते हो। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों बिंबिसार मगध साम्राज्य का असली संस्थापक है, जिनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। जबकि जरासंध पढ़ रहे तो क्या था दोस्तों, वो एक महाकाव्य है, लेकिन ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आप देखोगे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। कब किए थे तो 544 ईसा पूर्व में, 544 बीसी में। सवाल उठता है कि बिंबिसार ही समकालीन है, किनका समकालीन है, तो आप कह सकते हो महावीर और महात्मा बुद्ध, ये दोनों का समकालीन है। ऐसे महावीर का जन्म दोस्तों देखोगे तो 599 बीसी और इनका 563 बीसी। तो लगभग दोस्तों आप देखो कि समकालीन है। कहा जाता है बिंबिसार दोनों धर्मों का संरक्षण दिए थे, जैन धर्म को भी संरक्षण दिए थे और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिए थे। लेकिन बिंबिसार का जो लगाव महात्मा बुद्ध से कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ मित्रता हो गया था। आगे भी पढ़ाएंगे। बिंबिसार का दोस्ती महात्मा बुद्ध से हुआ था। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को इनवाइट किए थे, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मगध में उनको इनवाइट किए थे अपने साम्राज्य में। तो राजगीर में दोस्तों इनका जो पहला राजधानी था गिरिब्रज बोल लो दोस्तों या फिर राजगीर। तो राजगीर में जब महात्मा बुद्ध को इनवाइट करते हैं तो उनको एक सुंदर बांस का बगान, कहा जाता है कि बांस का बगान देते हैं, बाग होता है, गार्डन, एक खूबसूरत बगीचा होता है, बांस का बगीचा होता है। इस बगीचा में महात्मा बुद्ध को विश्राम करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए उपहार के तौर पे देते हैं। तो इनका दोस्ती दोस्तों, बिंबिसार का दोस्ती महात्मा बुद्ध से कुछ ज्यादा ही था। तो सवाल उठता है दोस्तों, अब यहाँ पर अब आएंगे हम लोग कि बीपीएससी में क्या सवाल आएगा, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी में सवाल क्या आएगा। तो सवाल आएगा कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है, या फिर मगध साम्राज्य में सबसे पहले किस वंश का शासन आया। तो पहला सवाल यहीं से बनेगा। तो हम बोलेंगे मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो हर्यक वंश का शासन है, और हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है, तो देख सकते हो कि कौन है दोस्तों, बिंबिसार। तो हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार है दोस्तों। आप देख सकते हो कि बिंबिसार क्या है, हर्यक वंश के संस्थापक है। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया दोस्तों, यहाँ पूछता है कि मगध साम्राज्य का पहला राजधानी कहाँ था। तो मगध साम्राज्य का पहला राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, जो कि आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। तो यहां से पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य का पहला राजधानी, तो मगध साम्राज्य का पहला राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, जो कि नालंदा में है। अब सवाल उठता है कि गिरिब्रज मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे किए। सवाल उठता है कि आखिर आप देखोगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे किए। तो मगध साम्राज्य का विस्तार युद्ध के अलावा आप देखोगे दोस्तों, अगर मान लें मैं से हल्का सा मैप बना है, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर हमारा मगध साम्राज्य है। तो मगध यहाँ पर देखो कि अंग है, यहाँ पर देखोगे अवंती है, यहाँ पर दोस्तों देखोगे कौशल है, यहाँ पर पंजाब के इलाके में मद्र राजा है दोस्तों, मद्र राज। तो आप देखोगे कि बिंबिसार जब मगध साम्राज्य पे बैठता है
तो ये अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो साम्राज्य विस्तार में दोस्तों राजनीतिक रूप से भी साम्राज्य विस्तार करता है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहला अस्थाई सेना, जो अस्थाई सेना का निर्माण बिंबिसार के द्वारा ही होता है। इसके पहले हम क्या बताए थे, महाजनपद के पहले का दौर क्या, महाजनपद के पहले उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। तो उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक में दोस्तों देखो कबीलाई समाज था। तो कबीलाई समाज का अपना सेना नहीं था। सबसे पहले आप देखो कि राजनीतिक रूप में नौकरशाही का विकास, सेना का विकास, राजस्व का विकास, प्रशासनिक ढांचा का विकास किसने किया, बिंबिसार ने किया। इसी वजह से मगध साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार करता है। और साथ ही साथ आप देखो कि नौकरशाही सेना और राजस्व के मदद से अंग को जीतते हैं। अंग के अलावा इसका कौशल से भी युद्ध होता है, अवंती से भी होता है। हालांकि अवंती को जीत नहीं पाते हैं, लेकिन कौशल से भी लास्ट में युद्ध हुआ है, बाद में शादी करते हैं। वजी से भी युद्ध हुआ है, वजी से भी मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों बिंबिसार क्या, तो बिंबिसार को देखोगे दोस्तों दो तरह का। एक, अगर इस साम्राज्य विस्तार करते हैं तो सेना के मदद से, तो जिसको जीतना चाहते, जैसे आप देखो कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराते हैं, वजी से भी युद्ध होता, अवंती से भी होता है, उसके बाद लिच्छवी से भी होता है। लेकिन आप दोस्तों देखोगे कि सभी को हरा नहीं पाएंगे, तो अंततः फिर एक मैट्रिमोनियल मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करते हैं। देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको फॉलो करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नेलिया से शादी करते हैं। बाद में अकबर को भी देखोगे जैसे जोधा अकबर से शादी करते हैं। तो दोस्तों वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने में बाद में बिंबिसार यकीन रखते हैं। तो आप देखोगे इससे सवाल क्या बनेगा, आप किसको किसको हराए। जैसे बता अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराए, तो अंग राजा दोस्तों देख सकते हो कि अंग कहाँ पर है। तो आप मैप में भी देखोगे कि मगध साम्राज्य जो है अंग को अगर हरा रहा है तो अंग है कहाँ पे। तो आप थोड़ा सा मैप में भी देख सकते हो दोस्तों, अंग को हरा रहे हैं यहाँ पे। तो मगध साम्राज्य अंग को हरा है। फिर कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ का राजा प्रसन्नजीत है, उसकी बहन महाकौशला से शादी करेंगे। फिर आप दोस्तों देखोगे वजी से भी, वजी के राजा जो है चेतक, इसकी बेटी चेलना से भी शादी करते हैं। फिर बाद में इधर अवंती के पास देखो जीत नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर अपना एक राजवैद भेजते हैं जीवक को सेवा करने के लिए, और इससे भी संबंध स्थापित करते हैं। फिर यहाँ मध्य देश में एक क्षेमा नाम की राजकुमारी से भी शादी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ से साम्राज्यवाद का शुरुआत होता है बिंबिसार। बाद में अजात शत्रु दोस्तों अवंती को भी हराएगा, कौशल को भी हराएगा, बज्जी को भी हराएगा। आप दोस्तों देखोगे आगे जब अजात शत्रु हम लोग थोड़ा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य में पहला साम्राज्य कौन है। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला साम्राज्य दोस्तों हर्यक वंश। ये ट्रिक नहीं भूलिएगा दोस्तों, हसीन मासू का। तो सबसे पहला साम्राज्य मेरा क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहला साम्राज्य मेरा हुआ हर्यक वंश। एग्जाम में पूछेगा कि मगध साम्राज्य का पहला साम्राज्य वंश कौन था, तो हर्यक वंश। इसके पहले राजा तो बिंबिसार। फिर पूछेगा बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना कब किया, तो 544 बीसी में। इन्होंने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया, तो गिरिब्रज या फिर राजगीर में। अब सवाल है किन का किन किन से युद्ध हुआ, तो हम बताएं कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराएं, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराएं। फिर बाद में दोस्तों और किन के साथ शादी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हम बोले कि साम्राज्य विस्तार अगर आप सेना के माध्यम से नहीं कर पाओगे तो मैट्रिमोनियल रिलेशन होता है, कॉन्फिडेंस मेजर बिल्डिंग। अगर आप किसी को दोस्तों आप विश्वास में लेते हो तो रिलेशन कैसे बनेगा। तो बाद में आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि अंग के राजा कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। जिसको किसने हराया, तो बिंबिसार ने हराया। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि भी दोस्तों हम डिस्कस किए कि महात्मा बुद्ध से इनका संबंध अच्छा था। हालांकि जैन धर्म को भी संरक्षण दिए थे। फिर है कि राजवैद अपना जीवक, महात्मा बुद्ध के भी सेवा में भेजे थे। और अवंती के राजा राजा प्रद्योत। आप देखोगे दोस्तों मैं बताया कि राजा प्रद्योत को हरा नहीं पाते बिंबिसार, ये अवंती का राजा होता है। तो इससे कैसा दोस्ती अपनाते हैं,
इनको जब पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये अपना राजवेद भेजता है जीवक को सेवा करने के लिए। इससे क्या होता है कि अवंती का मगध से साम्राज्य अच्छा होता। अवंती आज का समझो कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का दोस्तों आप देखो कि बिहार के साथ अच्छा संबंध होता है। और इसका कारण क्या था, ये जीवक को भेजते। यहाँ क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रसन्नजीत के दरबार में जीवक को किसने भेजा था? अजात शत्रु, बिंबिसार, उदायन, बृहद्रथ। तो दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार होगा। फिर महात्मा बुद्ध के सेवा में भी दोस्तों जीवक को भेजते हैं। फिर दूसरा यहाँ पहला शादी आप देखोगे कि यहाँ कौशल के राजा प्रसन्नजीत, इसकी बहन महाकोशला देवी, इससे पहला शादी होता है दोस्तों। और कौशल का कुछ इलाका जैसे वाराणसी का जो इलाका है, कुछ इलाका दहेज में इसको मिलता है बिंबिसार को। फिर वैशाली दोस्तों बोल लीजिए, वैशाली या लिच्छवी या वज्जी एक गणतंत्र था। इसका जो राजा चेतक है, इसकी बेटी चेलना से भी शादी करते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे वज्जी में भी इसका विस्तार हो रहा है, वैशाली के क्षेत्र में। फिर पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी करते हैं। तो आप दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनाए जाएंगे। पहला सवाल तो यही सब बनाया जाए कि कहाँ किन किन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो बोल सकते हो कि भाई कौशल के राजा के साथ उनकी बहन का नाम था महाकोशला। फिर बोलेंगे वैशाली का राजा जो चेतक है, उसकी बेटी चेलना से। फिर पंजाब में एक राजकुमारी क्षेमा से शादी करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी बिंबिसार किस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होगा, हर्यक वंश से शुरुआत होगा। मौर्य आते आते अखंड भारत की जो संकल्पना है, मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इनके उत्तराधिकारी कौन थे? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु पितृहंता बोला गया क्योंकि बिंबिसार को क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इनको अपने पिता को बहुत दिन तक कारागार में डाल के रखते हैं और वहां पर इनका मृत्यु हो जाता है बिंबिसार का। तो ये अपना पिताजी को बंदी बना के, बिंबिसार बंदी बनाने के बाद इनका हत्या कर देता है। और इस प्रकार गद्दी पर कौन बैठता? अजात शत्रु। यहां से क्वेश्चन पूछा है कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा गया? तो हर्यक वंश को। बाद में देखो कि इनका बेटा जो आएगा, अजात शत्रु का बेटा उदायन है। तो उदायन भी दोस्तों अजात शत्रु का हत्या कर देता है। जिस प्रकार अजात शत्रु अपने पिताजी का हत्या करता बिंबिसार को, उसी प्रकार उदायन भी अपने पिता का हत्या करता अजात शत्रु को। इसीलिए इस वंश, ये कौन सा वंश है दोस्तों? हर्यक वंश। इसीलिए इस हर्यक वंश का नाम पड़ जाता पितृहंता वंश, क्योंकि हर एक राजा अपने पिता का हत्या कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पूछा गया, यहाँ खास करके बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है? तो हम बोलेंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोले, जो कि मगध साम्राज्य का पहला राजवंश है। तो आप देखो कि किस प्रकार से अब सवाल उठता है कि पितृहंता अजात शत्रु का, दोस्तों देख सकते हो। अब सवाल उठता है कि अजात शत्रु का कहानी आप देखोगे कि अपने पिता का मारने के पीछे का कारण क्या होता है। तो आप थोड़ा सा स्टोरी देखोगे, शुरू में जैन धर्म का अनुयायी रहता है और देवदत्त से अजात शत्रु का दोस्ती होता है। जबकि हम अभी दोस्तों देखे थे कि इनके जो पिताजी थे अजात शत्रु के, बिंबिसार, तो बिंबिसार का दोस्ती होता महात्मा बुद्ध से। अभी हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि बिंबिसार किस प्रकार से महात्मा बुद्ध को राजगीर बुलाते हैं और कौन उनको एक बांस का जो बगीचा होता है वो गिफ्ट में देते हैं विश्राम करने के लिए, तपस्या करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए। तो बिंबिसार का महात्मा बुद्ध से दोस्ती होता है और इसलिए बिंबिसार दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एग्जाम में पूछता भी है। और इसका बेटा दोस्तों अजात शत्रु जो होता है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है। और इसका जो दोस्त होता है दोस्तों अजात शत्रु का, उसका नाम होता है देवदत्त। और देवदत्त और महात्मा बुद्ध दोनों चचेरा भाई होते हैं। देवदत्त और महात्मा बुद्ध चचेरा भाई होते, दोनों के बीच में दुश्मनी होता है। आप देखो कि एक कहानी इसमें आप देखो कि महात्मा बुद्ध और जो देवदत्त है ये दोनों चचेरा भाई है, महात्मा बुद्ध और देवदत्त। तो एक कहा जाता है कि एक हंस, जब देवदत्त एक हंस को मारता है
देवदत्त जब एक हंस पर तीर चलाता है तो हंस गिर जाता है, तो महात्मा बुद्ध हंस को उठा लाते हैं। उठाने के बाद जो तीर लगा रहता तीर को निकालते हैं, फिर हंस को पट्टी करते हैं और उसका जान बचा लेते हैं। तो देवदत्त आता और महात्मा बुद्ध से कहता भाई हंस तो मेरा है, मैंने इसे तीर मारा है तो हंस मेरा हो गया। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं भाई तुमने तो इसे मारा है लेकिन मैंने तो बचाया है, तुम तो इसको जान ले लिए थे तो मर ही गया था, किसी का नहीं होता, लेकिन मैं इसको जान बचा लिया तो मेरा हो गया। तो इसी बात पे लेके दोनों राजा के पास जाते हैं। तो राजा बोलता है कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए हंस किसका है, तो महात्मा बुद्ध का है। तो आप दोस्तों देखो कि हालांकि इन दोनों में चचेरा भाई में शुरू से ही विवाद रहता, देवदत्त और महात्मा बुद्ध में, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध से प्रभावित है और अजात शत्रु देवदत्त से प्रभावित है। तो इसी वजह से दोस्तों आप देखोगे कि अजात शत्रु इसको बहकावे में लेके, जैन धर्म का तो अनुयायी हो ही जाता है, बोलता बौद्ध का कोई भी विचार, कोई भी उनका संकल्पना को नहीं मानना, वो एक ढोंगी है, वो कोई भी महात्मा वगैरह नहीं है। देवदत्त इनको भड़का देता है अजात शत्रु को। इसीलिए जब इनके पिताजी बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण देते हैं और बहुत ज़्यादा बौद्ध से प्रभावित होते, तो धर्म के कारण भी आप देखो दोस्तों कि बिंबिसार को बंदी बना के और लास्ट में अंततः हत्या कर देता है। लेकिन बाद में जब आप देखोगे दोस्तों कि अजात शत्रु जब अपने पिता का हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठता है तो सारे साम्राज्य को हराने का कोशिश करता है, लेकिन वजी संघ को हरा नहीं पाता है। आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टोरी में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ देखोगे कि हमारा मगध साम्राज्य है और यहाँ पर वज्जी है। वज्जी आप वज्जी बोल लो, यहाँ पर लिच्छवी, वैशाली, लगभग 7 राज्यों का एक गणराज्य होता है। भारत का पहला रिपब्लिक गण संघ जिसको बोलते हैं जनसंघ। तो आप देख सकते हो कि भारत का पहला या फिर विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक कौन है, वज्जी, लिच्छवी, वैशाली। तो जो लिच्छवी, इन लोग दोस्तों बहुत सारा राजा का समूह होता है, बहुत सारे राज्यों का समूह है। आप देखोगे कि 7 से 8 राज्यों का समूह होता है और वज्जी बहुत ही ताकतवर होता है। वज्जी का ही राजधानी दोस्तों लिच्छवी है। तो जो वज्जी महाजनपद है ये बहुत ही ताकतवर है। तो वज्जी महाजनपद बहुत ताकतवर है। इसको दोस्तों मगध, जो अजात शत्रु जब यहाँ बैठता है, अपना पिता का हराने के बाद जब अजात शत्रु यहाँ बैठता है, तो अजात शत्रु लगभग उस समय तक तो अंग को जीत ही चुके थे, कौशल को मिला लिए थे, अवंती को भी लगभग जीत ही लेते हैं, लेकिन वज्जी बहुत ताकतवर होता है, इसको हरा नहीं पाते हैं। तो अजात शत्रु को लगता है कि भाई इसको हराया कैसे जाए। तो अजात शत्रु सबसे पहले तब जाते ही महात्मा बुद्ध से मिलते। महात्मा बुद्ध को बोलते अगर आप वाकई में अंतर्यामी हो, वाकई में अगर आप महात्मा हो, आपके अंदर ज्ञान हो, तो मैं आपसे एक राजनीतिक सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मैं वज्जी को हराना चाहूँगा तो कैसे हराऊंगा, आप बताइए, तो तभी मैं आपका अनुयायी बनूंगा। तो बात यहाँ अनुयायी बनने का नहीं था, महात्मा बुद्ध से वह सलाह लेना चाह रहा था कि आपको बताइए कि राजनीतिक सलाह मुझे कैसे दे सकते हैं। तो क्योंकि ये तो देवदत्त से प्रभावित था, जो अजात शत्रु जो था वो तो देवदत्त से प्रभावित था, ये देवदत्त से प्रभावित था क्योंकि बचपन से दोस्त था। तो देवदत्त और महात्मा बुद्ध में दुश्मनी था। तो महात्मा बुद्ध इनको ज्ञान देते हैं कि महात्मा बुद्ध इनको बोलते हैं कि देखो वज्जी को सबसे पहले फूड डालना पड़ेगा, फूड डालो और शासन करो। तो फूड डालो और शासन करो की बात आता है। तो वहाँ ये बोलते हैं महात्मा बुद्ध अजात शत्रु को कि आप अपना एक मंत्री भेजो जो बाकी राजाओं में, जैसे वज्जी हो गया, लिच्छवी हो गया, वैशाली हो गया, विदेह हो गया, मिथिला हो गया, लगभग 6-7 राज्यों का एक संघ होता है। जैसे भारत आज कितने राज्यों का संघ है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
अमेरिका कितने राज्यों का संघ है? 50 राज्यों का संघ है। लेकिन जब शुरू में अमेरिका बना था तो 13 राज्यों का संघ था। तो यहाँ पर भी लगभग 7-8 राज्यों का संघ था वज्जी। तो सब अलग अलग राजा मिलके एक संघ बनाए थे, तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। आप देखो कि अमेरिका में जब युद्ध हो रहा था, अमेरिका रेवोल्यूशन पढ़ोगे दोस्तों, अमेरिका की क्रांति, तो वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं यूनाइट और डाई, जुट जाओ वरना मिट जाओगे। तो 13 राज्य आपस में मिल के अंग्रेज से लड़े थे, इसीलिए जीत गए थे। अगर उन लोग में फूट डाल देते तो दोस्तों अंग्रेज जीत जाते, लेकिन अमेरिका का जीतने का कारण यही था। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात महात्मा बुद्ध बोलते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि भाई पहले जितने भी राज्य है सभी राज्य में फूट डालो। तो जो इनका एक मंत्री होता वर्षकार, वर्षकार क्या करता है कि वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, विदेह, मिथिला सब में जाके फूट डाल देते हैं, और फूट डालने के बाद आपस में लड़ा देते हैं, और इसके बाद दोस्तों अजात शत्रु वज्जी को जीत लेता है। तो जब अजात शत्रु वज्जी को जीत लेता है तो इससे प्रभावित हो के बाद में अजात शत्रु बौद्ध धर्म अपना लेता है। शुरू में कौन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध शुरू में अजात शत्रु शुरू में किस धर्म के अनुयायी थे? तो बोलेंगे अजात शत्रु शुरू में प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आते हैं और महात्मा बुद्ध के सलाह पर जब ये वज्जी संघ को हरा देते हैं, और वज्जी संघ को हरा देते तो महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर लास्ट में दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन? तो दोस्तों अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का स्टोरी यही है। अजात शत्रु के बारे में क्या पूछ सकता है? तो अजात शत्रु शुरू में जैन धर्म का अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, देवदत्त। फिर किस प्रकार से वज्जी को सबसे पहले कौन विजय हासिल करता है? तो दोस्तों कौन? अजात शत्रु। अब आगे थोड़ा देखेंगे अजात शत्रु के बाद। अभी हम बताएं अजात शत्रु के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठेगा? अजात शत्रु के बाद गद्दी पर बैठेगा उदायीन। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल है कि उदायीन जो है, उदायीन भी अजात शत्रु को हत्या करता है। अभी हम बताएं कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु दोस्तों किसको हत्या कर देता? अपने पिताजी बिंबिसार को। उसी प्रकार उदायीन भी दोस्तों। अब देखोगे अजात शत्रु अभी क्या? बौद्ध धर्म का अनुयायी है, और इसका बेटा किसका अनुयायी है? जैन धर्म का। तो आप यहाँ पर भी देखोगे दोस्तों कि रिलीजियस डिफरेंस है। रिलीजियस डिफरेंस, शुरू में जब बिंबिसार को अजात शत्रु हराता है, बिंबिसार को जब हत्या करता है, तो आप देखोगे बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, और शुरू में प्रारंभ में अजात शत्रु कौन धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म का। तो यहाँ पर भी रिलीजियस डिफरेंस है। यहाँ पर देखो कि जैन धर्म का अनुयायी अजात शत्रु, और तब बिंबिसार बौद्ध धर्म का, तो बंदी बना के हत्या किया। यहाँ पर भी देखोगे कि बाद में अजात शत्रु जब बौद्ध धर्म अपना लिया है, बौद्ध से प्रभावित होके, लेकिन उदायीन यहाँ पर जैन धर्म का अनुयायी है। तो यहाँ से पर भी रिलीजियस डिफरेंस के कारण देखोगे अजात शत्रु को क्या करता है? हत्या करता है। और हत्या करने के बाद दोस्तों क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। कब बनता है? तो 461 ईस्वी में। तो यहाँ से, इसीलिए यहाँ से जो सवाल बनता है, यहाँ जो फेमस सवाल है कि किस वंश को, किस राजवंश को पितृहंता वंश कहा गया? तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर हर्यक वंश को पितृहंता वंश को। अब सवाल उठता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उदायीन से क्वेश्चन पूछता है कि पहले जो आप देखोगे यहाँ पर कि बिंबिसार के समय में दोस्तों, बिंबिसार के समय में राजधानी कहाँ था? यहाँ से बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। बिंबिसार के समय में राजधानी था राजगीर या फिर गिरिब्रज, जो कि नालंदा था, नालंदा में। तो इस राजधानी को दोस्तों सबसे पहला बार पाटलिपुत्र कौन बनाता है? तो आप देखोगे यहाँ पर उदायीन। बीपीएससी में कम से कम रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है
कि मगध साम्राज्य का कौन ऐसा राजा है जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया? तो दोस्तों कौन है? उदयन। तो यहां से दोस्तों पूछेगा उदयन ऐसा पहला राजा है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों आप याद रखना कि अगर उदयन से क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि किसने पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। तो दोस्तों किसने बनाया? उदयन। बिंबिसार से आएगा तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला संस्थापक है। किस वंश का है? तो हर्यक वंश का। राजधानी कहाँ बनाया? तो गिरिब्रज या राजगीर। अब इसका अंतिम राजा जो होता है दोस्तों, उसका अंतिम राजा का नाम है नागदशक। पूछेगा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा है नागदशक, और इसको हत्या कर देता है दोस्तों शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है कि नागदशक का हत्या कर देता है। इसका अमात्य होता है, मंत्री होता है, और लास्ट में शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। मतलब कह सकते हो कि यही फाउंडर है। शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन है? तो शिशुनाग वंश का फाउंडर है दोस्तों शिशुनाग। तो आज हम लोग थोड़ा सा दो ही वंश देखेंगे, इसको थोड़ा शिशुनाग को हम आगे कल तक ले जाएंगे। तो आज हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो एक बार रिपीट, इससे कितना सारा सवाल बनेगा दोस्तों आप देख सकते हैं। आप ऊपर से नीचे तक अगर डायग्राम को हम ले जाएं तो बहुत सारा सवाल बनेगा। पहला बीपीएससी में सवाल बन सकता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया। फिर सवाल उठता है इससे कि मगध वंश का सबसे पहला संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। मगध वंश का पहला राजधानी कौन है? तो गिरिब्रज या राजगीर। राजगीर कहाँ है? तो दोस्तों नालंदा के क्षेत्र में आज का। फिर दूसरा सवाल पूछेगा बिंबिसार कहाँ कहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो देख सकते हो दोस्तों कौशल के राजा जो प्रसेनजीत की बहन मां कौशला, और फिर वैशाली के राजा चेतक उसकी बेटी चेलना से। फिर मध्य राजा पंजाब के क्षेत्र में क्षेमा से शादी किया। किस वंश को पितृहंता वंश बोला गया है? तो हर्यक वंश को। मगध वंश का पहला राजवंश कौन है दोस्तों? तो यही हर्यक वंश। तो इससे और थोड़ा सा ऊपर में जो मैं बताना चाहूंगा, ये तो ट्रिक है, तो ट्रिक तो याद रखना हसीन मासू का। आज हम लोग सिर्फ हर्यक वंश पढ़े, कल देखेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य, शुंग, कण्व क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों इसको। लेकिन इससे कितना सारा सवाल बन सकता है। जरासंध तो दोस्तों एक मगध का पहला एक स्टोरी है जो महाभारत से लिंक है। बाकी आप इसमें देख सकते हो, यहां से जो क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूं। कहां से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं दोस्तों आपको बता दूंगा इसमें कि 16 महाजनपद और इस जनपद का राजधानी याद रखिएगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनाएगा बीपीएससी। तो आपको जो 6th सेंचुरी बीसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, तो 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर महाजनपद है मगध। मगध का पहला राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, और दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों पूछेगा, जैसे अंग का राजधानी कहाँ था? तो चंपा था। चेदी का कहाँ? तो दोस्तों शक्तिमती। अवंती का कहाँ? तो उज्जैन। सूरसेन का कहाँ? तो मथुरा। तो दोस्तों आप टोटल के टोटल राजधानी आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी 16 महाजनपद है, इससे बीपीएससी में क्वेश्चन दे देगा मैच द फॉलोइंग, दे देगा कि भाई मगध का राजधानी कहाँ है, अंग का कहाँ है, वज्जी का कहाँ है, सूरसेन का कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग को इस 16 महाजनपद और इसका राजधानी याद कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बताते रहे दोस्तों, सबसे पहले पंचमार का प्रयोग कब हुआ? तो 6th सेंचुरी बीसी में। ऐसा बोलिए कि सबसे पहले सिक्का का प्रयोग, पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु का विनिमय होता था। हम चावल दिए तो कोई गेहूं दे दिया, कोई दाल दे दिया तो कोई सब्जी दे दिया।